इनकम टैक्स के स्लैब्स कम करने की तजवीज़ है। ये बताया जा रहा है कि 12 के बजाय 7 हो सकती हैं स्लैब्स। सालाना 10 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है और फिर इनकम टैक्स में दी गई मराहत कम करने पर भी गौर किया गया है। एक माह में 10,000 से ज़्यादा डॉलर ख़रीदने पर पहले ही पाबंदी थी। इस पाबंदी को ये खबर आ रही है कि बरकरार रखा जाएगा। फरहान बुखारी साहब, ये टैक्स स्लैब से मुतालिक आपकी राय क्या है? क्या ठीक होगा इनको कम करना और फिर क्या मज़ीद छूट दी जानी चाहिए थी तनख्वाहदार तबके को, या ये फैसला सही है कि 1 लाख रुपए आमदन तक के ऊपर टैक्स नहीं होगा सिर्फ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तक जो इतलात आ रही हैं उनमें एक यानी मुअम्मा या एक सवालिया निशान ये है कि आपने जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हें तो आपने टारगेट इस बजट में किया है और उनके हवाले से कुछ तब्दीलियों की भी इतलात हैं, लेकिन मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद ख़ास तौर पे कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे अफराद की है जो कि टैक्स के निज़ाम से बाहर हैं। अब ये जो बिजली के बिलों की सजेशन है, चलिए ये छोटे रिटेल ताजरों के ऊपर आपने उन्हें एक सहूलत दे दी, लेकिन इसके नतीजे में डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए मुल्क में जो टैक्स के निज़ाम की इस्लाह की ज़रूरत है, ये किस तरह होगा कि हुकूमत टैक्स नेट में एक बड़ी तादाद के लोगों को, अफराद को लेके आएगी जिनके बारे में बावर ये किया जाता है कि उनमें से कई ऐसे हैं जो कि टैक्सेस नहीं देते। अच्छा, एक और भी इतला है, वो ये है कि अगले साल इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र का टारगेट कोई 12% से कम गालिबन रखा गया है। इस वक्त ये इतलात किसी हद तक गैर मुसद्दक़ा हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस इतला के बारे में पता किया जाए, लेकिन आपको ये देखना है कि एक ऐसे माली साल में जबकि तेल की कीमत में आप इतना एक खातिर ख़्वाह इजाफ़ा हाल ही में कर चुके हैं, बिजली और गैस में बड़े पैमाने पे आप आगे उनकी कीमतें बढ़ाने चले हैं, तो क्या इसके नतीजे में ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि आप इन्फ्लेशन को, अफरात ज़र को कंट्रोल रखें? ये तो एक बहुत मुश्किल कैफियत है। हुकूमत को इसलिए ऐसे टारगेट्स नहीं रखने चाहिए जो कि अनरियलिस्टिक हों, क्योंकि माजी में जो तजुर्बा है रहा है वो उसमें यही लगता है कि हुकूमतें बार बार बजट्स ऐसे प्रेजेंट करती आई हैं कि साल के आखिर में, माली साल के आखिर में उनमें जो अहदाफ मुकर्रर होते हैं वो साल के शुरू से बड़े मुख्तलिफ होते हैं। तो क्या तजुर्बा इस दफ़ा वही होगा, माजी दोहराया जाएगा या इस दफ़ा मुख्तलिफ होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फरहान साहब, ये बहुत अहम बात जो आपने अभी की है महंगाई से मुतालिक, महंगाई की शरह के लिए जो हदफ मुकर्रर किया गया है उससे मुतालिक, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि एक और चीज़ सामने आ रही है तजवीज़, जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके ऊपर 1% टैक्स बढ़ाने का फिर आ रही है सामने तजवीज़, फिर दीगर चीज़ों के ऊपर भी, पेट्रोल के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत दावा तो ये कर रही है कि हम सब दुरुस्त करने आए थे, हम ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं लेने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ आवाम को रिलीफ की कोशिश भी करेंगे, क्या ये साथ साथ अचीवेबल होगा? और आप क्या तखमीना लगा रहे हैं, रियलिस्टिक तखमीना महंगाई का आने वाले साल में? देखिए, महंगाई के बारे में जो इस वक्त इतलात आ रही हैं, और ये ख़ास तौर पे एनर्जी मिक्स के हवाले से, तेल, बिजली, गैस, तो लोग तो आदाद शुमार इस वक्त ज़्यादा बता रहे हैं। मैंने एक माहिर मईशत से ये भी सुना है कि अगले माली साल में इन्फ्लेशन 20% तक हो सकती है। खुदा ना करे कि इतना बड़ा हो, लेकिन ये लोग बात करते हैं। अब जहाँ तक सवाल दूसरा है कि जी ये क्रेडिट कार्ड या दूसरी चीज़ें, देखिए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे पाकिस्तान में गरीब आदमी तो जो ख़ास तौर पे ऐसे जो कि अंगूठा लगाते हैं, उनकी रसाई क्रेडिट कार्ड तक तो नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स हालिया बरसों में पाकिस्तान में ज़्यादा माजी के मुकाबले में पॉपुलर हुए हैं, लेकिन ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि ये कोई अवामुन्नास के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एक गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई क्रिटिकल एक चीज़ नहीं है। फिर ये उस किस्म की एक्सरसाइज है जिसमें हुकूमत रेवेन्यू तो इकट्ठा कर लेगी, पैसे आ जाएंगे और इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों से आ जाएंगे, लेकिन जो निज़ाम की ख़राबियाँ हैं, सवाल तो ये है कि क्या निज़ाम की ख़राबियाँ एक इलेक्शन ईयर में दुरुस्त हो सकती हैं? ये एक कलीदी सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कुर्बानियाँ कौन देगा?
क्या वो अशराफिया देंगे जिन्होंने माजी में जिन्हें कुर्बानियों से बचाया जाता रहा है? मैंने पहले भी ये अर्ज़ की थी सुबह की ट्रांसमिशन में कि हमारे जियो स्टूडियोज़ के नज़दीक ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट है इस्लामाबाद में, वहाँ पे आप चले जाएं, पार्किंग लॉट में देख लें, जो MNAs और सेनेटर्स की गाड़ियाँ हैं 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ या इससे ज़्यादा की कीमत की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती हैं। इस तबके का और इन अफराद का, इन हजरात ख़वातीन का क्या होगा? क्या उन्हें कोई उनके लिए कोई ये बेल्ट टाइटनिंग या सख्ती होगी या नहीं होगी, या माजी की तरह इसी तरह होगा कि नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन अगले हफ्ते तक ये सब की सब एक्सरसाइज हम भूल भाल के एक और तरफ चलेंगे? क्योंकि आज का बजट इसलिए भी मुनफरद है कि माजी के बरक्स आज ऐवान में कोई अपोजिशन तो होगी नहीं, तो वज़ीर ख़जाना अपनी तकरीर तो मेरे ख़्याल में निस्बतन आराम से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा वो नहीं होगा जैसा माजी में देखा है। लेकिन उसके बाद हुकूमत बजट पास भी करवा लेगी। असल सवाल तो ये है कि पाकिस्तानी माशरे का रद्द अमल क्या होता है और पाकिस्तानी माशरे पे नई मुश्किलात क्या आती हैं, किस हद तक लोग बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि मुश्किलात तो ज़रूर आएंगी। फरहान बुखारी साहब, जैसे जो आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं उस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से अखराजात कम होंगे, कुर्बानी कौन देगा, हर दफ़ा ये बात कही जाती है कि इतने हज़ार वो लोग हैं जो कि फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, हवाई जो सफ़र है उनका उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ उनके पास बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो टैक्स नेट में हैं ही नहीं, उनका कोई नाम भी दर्ज नहीं है। तो उन लोगों का तो इस मरतबा भी इसका मतलब पता नहीं लग सका कि उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता। आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से जिस किस्म की संजीदगी की ज़रूरत है और जिस किस्म के एक ठोस जज्बे की ज़रूरत है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब जैसे पहले भी आपसे बात हुई थी, पंजाब में भी हुकूमत, सूबाई हुकूमत उसी पार्टी की, उन्हीं जमातों की है जिनकी वफाकी हुकूमत है। पंजाब का बजट आने में 3 दिन बाकी रहते हैं, अभी तक वहाँ पे कोई वज़ीर ख़जाना अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है, क्योंकि आपस में पार्टीज़ का ये फ़ैसला नहीं हुआ कि किस पार्टी से आएंगे। तो ऐसे वज़ीर ख़जाना अगर आ गए, उन्होंने बजट तकरीर पढ़ दी, तो वो पढ़ने की हद तक ही होगी, लेकिन क्या उसके अलावा बजट साजी में उनकी जो अपनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी वो होगी या नहीं, बज़ाहिर नहीं होगी। तो इसलिए ये तमाम की तमाम कैफियत कम से कम मुझे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं दिला रही। वो अंग्रेज़ी की इस्तिलाह है कि यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। आपको इक़दामात देखने की ज़रूरत है इससे पहले कि आप कायल हों, और खुदा करे कि पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो अच्छे फ़ैसले हो सकें जो माजी में हमने नहीं देखे, जो अभी भी ताख़ीर का शिकार हैं। ठीक है, फरहान बुखारी साहब से हम बात कर रहे थे। बजट पेश किया जाना है आज पाकिस्तान का, इससे मुताल्लिक नशियात जारी रहेगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का। पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने साल 2022-2023 का बजट पेश कर दिया है। कई अहम ऐलानात किए गए हैं इसमें। आपको ये बता दें कि वफाकी बजट पेश कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने इससे मुताल्लिक़ काफ़ी तफसील सामने रखी। उन्होंने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 364 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा पर सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। 10,000 मज़ीद तलबा को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दी जाएंगी। गैस के नए नर्ख का ऐलान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 65 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए हैं। HEC की तरक्याती स्कीम्स के लिए 44 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। शुमारी वज़ीरिस्तान में भी यूनिवर्सिटी बनाने का आगाज़ किया जाएगा। और वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि 1 लाख लैपटॉप्स आसान इक़सात पर मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने बजट पेश करते हुए बताया कि फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। सिंध बलूचिस्तान के छोटे माहिगीरों के लिए पोर्ट क्लियरेंस की शर्त ख़त्म कर दी गई है। नौजवानों को 5 लाख रुपये तक बिला सूद कर्ज स्कीम शुरू की जाएगी। इंडस्ट्रियल फीडर्स लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होंगे।
और उन्होंने कहा कि अभी तक एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉल नहीं है, इसके लिए काम किया जाएगा। फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस शुरू कर रहे हैं। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब, क्या राय है आपकी इस नए बजट से मुतालिक जो वज़ीर ख़जाना ने पेश किया है? आई थिंक ये इस जो वक्त की ज़रूरत है उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है ये बजट रखा गया है। और इसमें जो सबसे मेन मोटिव जो है वो था कि IMF की जो हम एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी जो है वो मीट कर सकेंगे। और फिर ये उन जगहों पे कि जहाँ जो है अनप्रोडक्टिव असेट्स हैं उनसे जो है वो रेवेन्यूज रेज करने की कोशिश की गई है, और जहाँ ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ टैक्स लगा के जो है वो रेवेन्यूज को जो है वो बढ़ाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये साल जो पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ही सख्त साल है, और इसमें तमाम लोगों को जो है हिस्सा डालने का स्पिरिट होना चाहिए। और उस स्पिरिट के तहत जो है अगर उन्होंने कुछ पैसे जो है वो टैक्स की सूरत में रेज किए हैं तो उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए मेरी नज़र में। आरिफ हबीब साहब, जैसे सनती शोबे के लिए बात की जा रही थी कि सनतकार बहुत परेशान था, एनर्जी प्राइसेस जैसे कि बढ़ रही थी, मजीद बढ़ने की भी तवक्को की जा रही है, तो उसके लिए ज़ीरो लोड शेडिंग की तजवीज़ है इस बजट में। तो ये मुश्किल हालात में, मुश्किल बजट में क्या एक अच्छा कदम है? जी, आई थिंक ये हमेशा से ये प्रायोरिटी रही है कि इंडस्ट्री को जो है वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखा जाए, और इसी का उन्होंने जो है उसको रिजॉल्व शो किया है कि ऐसा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस पर अमल दरामद भी इसी स्पिरिट के साथ जो है हो, और ये हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही रोजगार मुंसलिक है और उसी से हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मुंसलिक है, और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी जो है वो मुंसलिक हैं। तो ये एक बहुत ही अहम शोबा है जिसको खास जो है तवज्जो रखनी चाहिए उस पर। आरिफ हबीब साहब, ये बताया है मिफ्ताह इस्माइल ने कि साहिब सरवत अफराद पर नए टैक्सेस का नफाज होगा। विद होल्डिंग टैक्सेस कम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। और फिर ख़ास तौर पर कुछ तजकारों ने भी बात की थी कि IT के शोबे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि काम किया जाए। उसके लिए उन्होंने 70 अरब रुपये मुख्तस करने का ऐलान किया है। काफ़ी होगा क्या ये सब कुछ? आई थिंक देखिए, जो एक्सपोर्ट के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरगीबात देना वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको जो है ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रुपए की कीमत कम हो रही है उसकी वजह भी जो है वो यही है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए IT एक ऐसा शोबा है कि जहाँ उनको मज़ीद मराहत देकर उसमें हम मजीद हमारी एक्सपोर्ट को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि जो ये इकदाम किए गए ये वेलकम इकदाम हैं। जी ठीक। सनतकार मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, माशी तजज़ेकार खुरम शहजाद भी, उनसे भी बात करेंगे। जाहिद हुसैन साहब, क्या आपका रद्दमल क्या है इस बजट पर? मियां जाहिद हुसैन से हम कोशिश करेंगे कि दोबारा राबता करें। मियां जाहिद हुसैन साहब, आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, खुरम शहजाद से भी हम बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब, जो ख़ास तौर पर यानी बजट में कुछ छूट देने की बात की गई है और कुछ टैक्सेस बढ़ाने की बात की गई है, और फिर FBR के थ्रू भी कुछ इसराहत की बात की गई है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। खुरम शहजाद साहब, क्या असरात होंगे अब बजट सामने आने के बाद? अच्छा, देखिए, इनिशियल इम्प्रेशन अगर आप पूछें तो इसमें एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि टैक्सेस भी लगे, जो अनटैक्स्ड एरिया है उनको भी जो है वो टैक्स किया जाए, और साथ साथ जो हमारा सैलरीड क्लास है उसको रिलीफ दिया जाए। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि 6 लाख से ब्रैकेट को बढ़ा के 1.2 मिलियन कर दिया गया है। आपको पता है 70% से ज्यादा लोग, इनफैक्ट 80% से ज्यादा हमारी जो सैलरीड क्लास है वो इसी ब्रैकेट पे फॉल करती है, तो उनको तो एक रिलीफ मिल गया। ये बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, नंबर 1। सेकेंडली, जो छोटे बिजनेसेस हैं जैसे या फिर पार्टनरशिप्स हैं, AOPs हैं और दूसरे बिजनेसेस हैं, इनका भी थ्रेशोल्ड जो है वो 4 लाख से बढ़ाकर जो है वो बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया। ये भी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी ऑफकोर्स सैलरी में इजाफे की बात हो रही है। ऑफकोर्स ये एक परफॉर्मेंस ड्रिवन चीज होनी चाहिए, बट स्टिल इन्फ्लेशन को देखते हुए एक रीजनेबल जो है डेवलपमेंट है। फिर उसके साथ साथ एक अच्छी डेवलपमेंट और हुई है कि सेवर्स को
जो है 10% से कट डाउन करके टैक्स को 5% कर दिया गया, ये भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। एक और एरिया बड़ा अच्छा जो है वो टैप करने की कोशिश की गई है इसमें, वो है रिटेलर्स को, रिटेलर से फिक्स टैक्स लेना, वो 3,000 से 10,000 रुपए तक का टैक्स है। देखिए रिटेलर का मैं आपको पोटेंशियल बताता हूँ, पाकिस्तान में रफली कोई 2 मिलियन रिटेलर्स हैं। अगर 2 मिलियन रिटेलर्स को आप आधे रिटेलर से भी 3,000 रुपए ले सकते हैं तो ये तकरीबन आपको 35 से 40 अरब रुपया एडिशनल दे सकता है, और साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। आपको पता है रिटेल और ट्रेड सेक्टर जो पाकिस्तान का है जीडीपी का 18% है, ये इतना ही बड़ा सेक्टर है जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है इस वक्त। मैन्युफैक्चरिंग 19% है और ये 18% है, तो ये तो आपके पास पॉजिटिव चीजें हो गई। ऑन दी अदर एंड जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है ये मुझे लगता है थोड़ा एम्बिशियस है, क्योंकि 5% की ग्रोथ इतने आराम से अचीव होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स इस वक्त डबल डिजिट्स में है, 15 साढ़े 15% में चल रहे हैं। आपको इंपोर्ट को कर्टेल करना है, और जब आप इंपोर्ट को कर्टेल करते हैं ना तो उसके साथ आपको टैक्स भी 50% वहां से जनरेट होता है। एक अच्छी चीज एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो कस्टम ड्यूटीज हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं, इनको रैशनलाइज करने की बात हुई है, फिर एडवांस टैक्सेस पर एडजस्टमेंट करने की बात हुई है, फिर रियल एस्टेट सेक्टर पे जो है वो उसको समहाउ जो है वो अकाउंट फॉर करने की बात हुई कि अगर आपके वो खाली जो है लैंड है, प्लॉट है, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि आपके पास उस पर भी कोई ना कोई रेंट आ रही है, अदरवाइज आप इसको डेवलप करें। तो देखिए इंकरेजमेंट है डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी नेट्स को, सेफ्टी नेट्स को थोड़ा बढ़ाया गया है। ऑन दी अदर एंड जो टैक्स कलेक्शन है उसमें बड़े बिजनेसेस पे 300 मिलियन रुपया जो इनकम कमा रहा है उससे ऊपर जितने हैं, मुझे लगता है इनकम टैक्स उस पर शायद बढ़ा दिया गया। अभी डिटेल जाएंगे तो पता चलेगा। इनकम टैक्स पाकिस्तान का वैसी हायर साइड पे 29%, अगर उसको बढ़ा दिया गया है 2-3% बढ़ा 2% बढ़ा दिया गया, तो ये ऑफकोर्स एक नेगेटिव चीज है, ये नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आनी चाहिए और आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देनी चाहिए। फिर बैंकों पे जो विंडफॉल टैक्स लगाया, ऑफकोर्स बैंक्स काफी ज्यादा जो है इस तरफ से इनकम जो है वो अर्न कर रहे हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से, तो विंडफॉल टैक्स पूरी दुनिया में लगते हैं और उनके ऊपर टैक्स ऑफकोर्स इंक्रीज कर दिया गया है। और एग्रीकल्चर के जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे भी जो है वो टैक्सेस कम करने की बात की गई। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बैलेंस करने की कोशिश की गई है, बट मैक्रो इकोनॉमी जो है आपकी, जो डेफिसिट है, टैक्स का टारगेट है और फिर खर्चे हैं, इनको किसी तरह से कंट्रोल करना है। एडिशनल टैक्सेशन के मेजर्स ठीक है, पर आपसे हम बात कोशिश करेंगे दोबारा भी करें। माशी तजकार मोहम्मद सुहेल साहब भी हमारे इस नशियात में शामिल हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं जो तजवीज़ सामने आई है बजट की? ये भी कहा गया है कि आइंदा माली साल में अफरात ज़र को कम करके 11.5% पर लाया जाएगा या रखने की कोशिश की जाएगी, या मुमकिन हो सकेगा? थैंक यू वेरी मच। बज़ाहिर लग रहा है स्टेबलाइजेशन का बजट है, जितना एक्सपेंशनरी बजट पिछली हुकूमत ने दिया था वैसा नहीं है, क्योंकि हालात जो हैं वो बड़े कठिन हैं। जहाँ तक आपका सवाल रहा है इन्फ्लेशन का, मुझे लगता है वो टारगेट थोड़ा सा नीचे की साइड पे है। हमारी तवक्कुआत हैं कि 13.5% के करीब रहेगा, क्योंकि जो कीमतें अभी बढ़ाई गई हैं स्पेशली पेट्रोल की, और आने वाले दिनों में गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, तो 11.5 जो हुकूमत का एस्टिमेट है वो ऑन द लोअर साइड है। अदरवाइज जो हमें खौफ था बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगने का, तो उस तवक्कुआत के बरक्स बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगे, और दूसरी जानिब जो रिलैक्सेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल नहीं होगी, तो बजट सुन के लगा कि रिलैक्सेशन इस तरह है कि जो सैलरीज जो 10% की बात की थी इस हुकूमत ने आते ही वो 15% बढ़ा दी। इसी तरह जो सैलरी में वो पोर्शन जो थोड़ा सा निचले तबके का होता है, जिसकी तनख्वाह 50,000 से लाख होती है, उसके लिए भी टैक्स की छूट दे दी गई है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बैलेंस बजट है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, जब तेल पे टैक्स हमने अभी तक नहीं लगाया, और नॉर्मली जो टैक्स तेल पे कलेक्ट होता था 700-800 अरब, तो इस सूरत हाल को देखते हुए क्या IMF राजी हो जाएगा, क्या जो टैक्स का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा? ये दो ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं। जाहिद हुसैन साहब, सनती शोबा कैसे देख रहा है जो बजट पेश किया गया है मुश्किल हालात में? क्या ये एक आवाम दोस्त बजट है? जो है ज़ीरो सेल्स टैक्स होगा अगर आप सोलर पैनल्स को इंपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो सनतों के लिए जो है ज़ीरो लोड शेडिंग की तजवीज़ है, आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो बजट जितना तवक्कुआत थी कि ये बहुत सख्त होगा, मुझे लगता है कि ये सख्त बजट नहीं है, बल्कि ये एक सहूलत देने वाला बजट है।
और अवाम दोस्त और सनत दोस्त बजट है ऐलान की हद तक। उसमें जो बातें की गई हैं खास तौर पे मैं समझता हूँ बड़ी अप्रिशिएबल है कि उन्होंने कहा कि आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कॉम्पिटिटिव रखी जाएगी, आपको गैस और बिजली फराहम की जाएगी, बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, और आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसमें अभी हम 108वें नंबर पे हैं उसको बेहतर किया जाएगा। उसके अलावा तकरीबन तमाम ही शोबों में उन्होंने इस्लाहात किए। फॉर एग्जाम्पल अगर ज़राअत को हम देखते हैं तो उसमें तमाम ज़रूरी आलात के ऊपर उन्होंने कस्टम ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी है। इसी तरीके से सीड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है, ट्रैक्टर्स पर खत्म कर दी है, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी ज़राअत के लिए सहूलतों का भी ऐलान किया है। जगह जहां तक हम देखते हैं इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने बेशुमार मराहत कह लें या मॉडिफिकेशंस कह लें उनका भी उन्होंने ऐलान किया है, जिसमें रेगुलेटरी ड्यूटी को मैकेनिज्म को चेंज करने की बात की गई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी एड्रेस किया गया है। इसके अलावा टैक्स रेजिडेंट्स जो लोग कहीं भी टैक्स नहीं देते थे उनके लिए भी उन्होंने उनको डिफाइन किया है। मुझे लगता है उससे भी अच्छा चंक ऑफ अमाउंट इनको मिलेगा। नौजवानों के लिए इन्होंने ऐलान किया है, इसी तरह रिटेल सेक्टर के लिए किया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा बजट है और इसमें हर शोबे में उन्होंने अपनी, जो हम कहते थे कि ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं या वाइज लोग हैं, मुझे लगता है ये इंटेलिजेंट बजट है। और अगर इसमें ऐलान हो, जो ऐलान किया है उस पर अगर अमल होता है तो इसके अच्छे असरात मिलेंगे। एक चीज जो वज़ीर खजाना ने कही, जेरे लब कही, लेकिन उसका पता नहीं चला, वो था सेल्स टैक्स, जिसमें मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सेल्स टैक्स बढ़ाया है, जिसका उन्होंने कुछ सही से थोड़ा जल्दी में वो बात कर गए। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये इसकी भी तफसील हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभी हम मोहसिन शेखानी, चेयरमैन आबाद, उनसे बात करेंगे। मोहसिन शेखानी साहब, वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया था कि जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उन पर टैक्स लगाया जाएगा। फिर अब बजट जब पेश किया गया है तो जायदाद की खरीदारी पर एडवांस टैक्स की बात हुई है। जो रियल एस्टेट का शोबा है वो क्या समझता है इस बजट के बारे में? मैं तो समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के हवाले से शायद कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई कि इस इंडस्ट्री के लिए कोई इम्प्रूवमेंट की बात की जाए। जो हालात चल रहे हैं और जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जहां 3,000 से 5-6 हज़ार रुपए चली गई है, और कोई ऐसी चीजें मुझे नजर नहीं आ रही। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई चीज इन्होंने ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए की है। जैसे ये कह रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर के लिए ये मराद दी है, इंडस्ट्रीज के लिए मराद दी है, हाउसिंग के लिए मैं शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग, एक घर मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि उसको उन्होंने गौर नहीं किया कि उसको हम किस तरीके से एड्रेस करें। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज जिसके पास डबल प्रॉपर्टी है या ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और वो एक्टिविटीज नहीं है तो डेफिनेटली होनी चाहिए, उसमें हमें कोई एतराज नहीं होता। हम तो कहते हैं कि नहीं, आप अमीरों पे टैक्स लगा दे, जो हाई प्रोडक्ट ले रहे हैं उस पे लगा दे, कोई नहीं है। लेकिन नॉन फाइलर क्या होता है? आपने तो बाय डिजाइन रखा हुआ है नॉन फाइलर। नॉन फाइलर क्या मतलब? वो टैक्स नहीं देगा, वो 2% दे देगा क्रेडिट कार्ड पे। तो नॉन फाइलर क्यों होता है इस मुल्क में? नॉन फाइलर के लिए आप लोग क्यों डिजाइन करते हो? जब उस पे टैक्स वो फाइलर 2% ले रहे हैं तो उसको फाइलर क्यों नहीं बनाते? नंबर ऑफ टैक्स लोगों को बढ़ाने की जरूरत है, उस पे तवज्जो नहीं है। मैं ये समझता हूँ दुनिया में इतने कम लोग टैक्स जो पाकिस्तान में देते हैं कि ये रेशो कहीं भी नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम इन लोगों को किस तरीके से बढ़ाएं। जो लोग टैक्स दे रहे हैं अगर उसी को मजीद टैक्स देंगे तो मैं समझता हूँ वो चीजें नहीं होगी, और कारोबार होगा तो टैक्स मिलेगा। अगर इंडस्ट्री हमारी चलेगी तो टैक्स होगा। अगर कारोबार ही नहीं होगा, हम एनवायरनमेंट ही नहीं देंगे, हम इसके प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ काम नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि शायद हो सकता है कि पिछली गवर्नमेंट को ये मिनिस्ट्री और चीजें और या गवर्नमेंट की बातें कर रही थी तो वही एक्टिविटी काफी बेहतर थी, तो इसी को फॉलो अगर करते या चीजों बेहतर करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर था, ना कि बिल्कुल ही इसको। मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई मशवरा भी नहीं लिया गया, ना इसकी तरफ नजर की गई है। तो हम कोई, ये मुल्क पाकिस्तान हम सब का है और हमें देखना चाहिए कि ये बैकबोन होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, 40 एलाइड इंडस्ट्री साथ लेके चलती है, जॉब क्रिएशन करती है, शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग को पूरा करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरा ख्याल है कि बजट में इस सेक्टर को बिल्कुल भी नहीं देखा जी। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, जो टैक्स बेस बढ़ाने की बात की जाती है, जैसे अभी मोहसिन शेखानी साहब भी कह रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर आप मजीद बोझ डालो, बजाय इसके आप कंसिडर करें कि टैक्स देने वालों की तादाद ज्यादा की जाए। उस हवाले से आपको गवर्नमेंट के प्लान में क्या क्लैरिटी नजर आ रही है? देखिए, इसमें तो कोई इस तरह का अभी तक की कोई इंडिकेशंस नहीं है कि जो हम हमेशा बोलते आए कि ब्रॉडन द टैक्स बेस और आप टैक्स रेट्स को कम करें और टैक्स पेयर्स को बढ़ाएं। तो इस तरह की कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही। आप बिल्कुल ये सही कहा कि
एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को टैक्स किया जाता है हमेशा, लेकिन अभी सैलरीड क्लास एटलीस्ट जो है वो थोड़ा रिलीफ मिला है उसको। और दूसरा ये कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स आपके उस वक्त बढ़ेंगे जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन की ड्राइव्स होंगी। एक रिटेल का जो इसमें डिसीजन लिया गया है कि रिटेल सेक्टर में जो शॉप्स हैं या जो भी रिटेलर्स हैं, इनको एक फिक्स टैक्स देने की जरूरत है और उसका एक ऑफ कोर्स एक उसका फ्रेमवर्क होगा कि कैसे उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। ये अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी आसान नहीं है। जैसे पिछली गवर्नमेंट ने पॉज पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया था, वो बड़ी अच्छी एक जो इनिशिएटिव था पिछली गवर्नमेंट का कि जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं वो लगाई जाए हर रिटेल शॉप पे या रिटेल स्टोर्स पे, ताकि वहां से डेटा भी कलेक्ट हो, डॉक्यूमेंट हो और सेल्स टैक्स का पता चले, एक्चुअल सेल्स टैक्स कितना दिया जा रहा है, कितना कलेक्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में टैक्स पेयर्स बढ़ाने की इसमें तो कोई इंडिकेशन मिलती नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इंसेंटिवाइज करेंगे लोगों को और टैक्स नेट में आने की बात करेंगे, कैश को कम से कम करेंगे और ज्यादातर जो है आज के जो फिनटेक्स आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में चल रही है उनको अगर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे आईटी सेक्टर को, तो फिर मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम जाएंगे। कैश को कम से कम करें। पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अगर आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स जो है वो 16% नहीं देना पड़ता, 5% देना पड़ता है। इस तरह की इंसेंटिवाइज जब आप करेंगे तो लोग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएंगे और कैश को कम से कम यूज करेंगे। जितना कैश कम यूज होगा उतना ज्यादा आपकी इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जो क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लग जाएगा, नॉन फाइलर्स को कार्ड के थ्रू जो है इस्तेमाल पर 2% टैक्स देना होगा, तो एक अवामी जो हमारा मिजाज है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एंटी डिजिटाइजेशन जो है वो स्टेप है। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या जो डॉक्यूमेंटेड है या ऑलरेडी जो डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट है आप उनके ऊपर टैक्स लगाएं। वो आपको हमेशा जो है वो जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है उसके जो ऑपोजिट नजर आता है। ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप कैश को जो है इतना महंगा कर दें, उसका इस्तेमाल इतना मुश्किल कर दें कि लोग, आप देखें इंडिया में बार कोड के थ्रू इवन ढाबे वाला भी और इवन कार्ट वाला भी जो है वो आज जो है वो अपने मोबाइल फोन के थ्रू आपके जो है वो बार कोड के थ्रू वो पेमेंट करता है। और बैंक अकाउंट खोलने के लिए इंकरेज करें। जितना बैंक अकाउंट्स होंगे लोगों के पास, यहाँ तो पाकिस्तान में आपको पता है बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल है, केवाईसी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, स्टॉक मार्केट का अकाउंट हो गया है। हालांकि ये सब ऑपोजिट होना चाहिए था। तो ये जो डिजिटाइजेशन की ड्राइव है ना, इसको जो है ना कलेक्टिवली लेके चलना पड़ेगा, बहुत एक्सक्लूसिवली लेके चलना पड़ेगा, फिर कहीं जाके बेहतरी आएगी। जी ठीक है। और डिजिटाइजेशन जाहिद हुसैन साहब, जी जाहिद हुसैन साहब, वजीर खजाना ने कहा कि 2018 से 2022 के दौरान रुपए की कदर में 61% कमी आई है, डॉलर 200 रुपए का हो गया। आपने भी इससे मुतालिक बात की थी। तो फरहान बुखारी साहब ने भी कहा कि 4 रुपए से 200 रुपए तक पहुंच गया डॉलर, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तो उस लिहाज से बढ़ नहीं सकी। अब भी हदफ 37 अरब 80 करोड़ डॉलर तय किया गया है, मुकर्रर किया गया इस बजट में। सिर्फ एक वियतनाम जैसा मुल्क 76 अरब डॉलर अमेरिका को एक्सपोर्ट्स करता है। तो कैसे बढ़ेंगी एक्सपोर्ट्स जाहिद हुसैन साहब पाकिस्तान की? देखिए गुजारिश ये है कि पहले हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ने का कोई इम्कान ही नहीं था, इसलिए कि हमारे पास गैस नहीं थी, बिजली नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, ट्रैवल एडवाइजरी हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है। गैस अगर अवेलेबल नहीं है तो हमारी अपनी कोताही है कि हमने गैस खरीदी नहीं। तेल का भी बहरान इसी वजह से है कि हमने तेल खरीदा नहीं। तो ये चीजें, अगर हम बिजली की कैपेसिटी देखते हैं तो बिजली अवेलेबल है, गैस अवेलेबल है, लॉ एंड ऑर्डर अवेलेबल है। और अब इस वक्त जो सिचुएशन है, अब हम वी आर ऑल सेट टू गो फॉर द एक्सपोर्ट्स, तो अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपने देखा हो कि हमारी जो 22 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट चल रही थी 5 साल पहले, वो इस साल हो गए 30 अरब डॉलर पे हो गई। और मैं ये समझता हूँ कि अब 200 रुपए का डॉलर होने के नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट 5-6 अरब डॉलर मजीद इस साल बढ़ने जा रही है। इसी तरीके से फॉरेन रेमिटेंस हमारी बढ़ने जा रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये डॉलर की कीमत का बढ़ना, ये एक तरफ तो हमारे लिए महंगाई का बायस है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लिए हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग और रेमिटेंस में इजाफे का बायस होगा। जो महंगाई की एक खास रीजन है, मैंने दोपहर में भी कहा था, वो बुनियादी वजह एक ये भी है कि हमारे यहाँ जो 33-32 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, ये 6400 अरब रुपया पाकिस्तान में आ रहा है इंडिविजुअल्स के पास। इसको अगर हम इकोनॉमी में लेकर आए इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे और सेविंग वाली साइड पे, तो उसके नतीजे में हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी किसी हद तक कंट्रोल होगी और लोगों की खुशहाली में भी इजाफा होगा। जो गवर्नमेंट ने 5% का टारगेट रखा है जीडीपी का, मैं समझता हूँ कि जितनी फाइन ट्यूनिंग इन्होंने की है, इसके नतीजे में ये बड़ी आसानी से अचीवेबल है। इसलिए कि पाकिस्तान की जो इनबिल्ट इकोनॉमी है, जिसमें ज़राअत को भी हम ले सकते हैं, इंडस्ट्री को ले सकते हैं और यूथ को ले सकते हैं, तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि हमारी ये 5%
इसकी अचीवमेंट कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी और इंशाल्लाह ये अचीव भी हो जाएगा। और जो लोगों की मुश्किलात का जहां तक ताल्लुक है, तो लोगों को एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब हम जा रहे हैं एक्सपोर्ट वाली साइड पे, तो लोगों को रोजगार जो मिलेगा वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री से मिलेगा। इसी तरीके से अभी आबाद की मैं बात सुन रहा था, मैं समझता हूँ कि इसको भी एड्रेस करना चाहिए था, क्योंकि ये भी एक शोबा ऐसा है जो मईशत में और रोजगार में ग्रोथ इंजन की हैसियत से काम करता है, और तमाम तकरीबन 40-50 इंडस्ट्रीज इससे वाबस्ता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद इग्नोर तो नहीं हुआ होगा या शायद ऐलान नहीं प्रॉपर हो सका होगा, लेकिन इसको भी हमें चाहिए कि इस शोबे को भी, इस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। मोहम्मद सोहेल साहब साथ लेके चलो। जी, मैंने गुफ्तगू सुनी, मेरे ख्याल में दो चीज़ों की क्लैरिफिकेशन कर दूं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे जो टैक्स है वो एडवांस टैक्स है। तो मेरे ख्याल में तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग टैक्स फाइल नहीं करते, तो उनको फंसाने का तरीका यही है कि उनकी ट्रांसैक्शन को आप टैक्स कर दें। अगर आप टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूँ, और अगर हमने कल क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो हमारी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी, कोई टैक्स बढ़ेगा नहीं। दूसरी जानिब भी एक नारा लगाया जाता है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, वो सेक्टर जो टैक्स नहीं देते। देखें, दुनिया में इकोनॉमी और टैक्सेशन का रूल है कि हर वो सेक्टर, हर वो बंदा जो कमाएगा वो टैक्स देगा और बराबरी का टैक्स देगा। हम ये नहीं कह सकते कि अगर 10 सेक्टर टैक्स दे रहे हैं, 5 नहीं दे रहे, तो 5 सेक्टर को तो बिल्कुल टैक्स नेट में लाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। मगर वो 10 सेक्टर जो टैक्स दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि एक सेक्टर जो है प्रॉपर्टी 2% दे और मैन्युफैक्चरिंग 30% दे और बैंक 35% दे, ये नहीं हो सकता। तो अगर जिन सेक्टर पे टैक्स कम है उसको बढ़ाना चाहिए, और जिस तरह आज प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस को बढ़ाया गया है वो बिल्कुल मुनासिब है। ये नहीं हो सकता कि अनप्रोडक्टिव भी है वो और टैक्स भी कम दे रहा है और उसका साइज भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये दो तस्सीह ज़रूरी थी, इसलिए मैंने कहा कि इसके बारे में अपने व्यूज़ दे दूँ। जी, मोहसिन शेखानी साहब, जो बात की है जाहिद हुसैन साहब ने भी, क्या आपका मुतालबा क्या हो सकता है फिर कि किस तरह से अमल दरामद किया जाए कि आपका जो शोबा है रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का, उसको भी कुछ रिलीफ मिल सके और उसमें तेजी या बेहतरी आ सके? देखिए, गवर्नमेंट को प्लान करना पड़ेगा ना। ये वो शोबा है, ये फॉरेन एक्सचेंज कमा के ला सकता है। ये रियल एस्टेट में बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि उनको हम सिक्योरिटी दे सके। जो आपका शॉर्टफॉल है 10-15 बिलियन का डॉलर का, ये वहाँ है लोगों के पास पैसा। अगर हम इसको सही तरीके से डिजाइन करें और इंसेंटिव दे ओवरसीज पाकिस्तानी को, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है। ये वो दुनिया में दुबई में इन्वेस्ट हो रही होती है, बाहर मुल्कों में, यूके में कर रहे होते हैं, यूरोप हो रही है, अमेरिका हो रही है। तो अगर यहाँ उनको सिक्योरिटी दी जाए तो क्यों नहीं करेंगे वो? तो मैं समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो 10-15 बिलियन शॉर्ट है उसको डिजाइन किया जाए और ये नॉन फाइलर का नाम खत्म किया जाए। ये दुनिया में नॉन फाइलर तो मैंने कहीं नहीं होता। और 1% जो क्रेडिट कार्ड वालों से कह रहे हैं लेंगे और 2% नॉन फाइलर से लेंगे, तो नॉन फाइलर क्यों होगा यार? जो पैसे खर्च कर रहा है, जो 8 करोड़ की गाड़ी ले रहा है, उस पर नॉन फाइलर क्यों होगा? हमने तो खुद डिजाइन बना के दिया है कि भाई ये भी कर सकते हो आप, तो ये तो ना करे ना इस मुल्क में। और मैक्सिमम लोग होने चाहिए। आपके नंबर ऑफ टैक्स देखें नहीं है, जिस परसेंटेज पे होना चाहिए, और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और चीज़ों को डिज़ाइन हमें जिस शोबे के लोग हैं उनके साथ बैठे कंसर्न करें, उनके साथ आप जब चीज़ें लेके साथ चलेंगे तो वो आपको अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे और वो आपको उसका हल भी बताएंगे। ऐसा नहीं है उससे कोई लॉस नहीं होगा गवर्नमेंट को, कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन पॉलिसीज आसान होगी। हमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जब हम बैठेंगे तो कोई वो नहीं है, हम भी तो इस मुल्क है, ये मुल्क होगा चलेगा तो हमें सब चीज़ें, हमने बोला कि नहीं ये पेट्रोल की मुशावरत का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को। फरहान बुखारी साहब मुआशी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बुखारी साहब, एक तो मेजर टेक अवेज आपके क्या हैं जो बजट पेश किया गया है, आम आदमी के लिए बजट कैसा है, और अभी ये जो मोहसिन शेखानी साहब जिन तहफ़्फ़ुज़ात या मुतालिबात का जिक्र कर रहे हैं, आप कितना जायज़ समझते हैं उन्हें? जी, कई मसाइल का यहाँ पे ज़िक्र हो चुका है, लेकिन मजमूई तौर पे मुझे जो सबसे यानी ताज्जुब जो हुआ है जिस बात पे, वो ये कि एक ऐसी हुकूमत जो कि गालिबन बहुत ज़्यादा गालिबन क्या बल्कि यकीनी तौर पे कुछ ही अरसे की मेहमान है, साल सवा साल होगा, उसने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें एक ज़रा लॉन्गर टर्म का खाका है।
और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वाकई कोई सीरियस एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, मसलन शुमाली वज़ीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाने का जो इरादा है कि वहाँ पे इब्तदा हो जाएगी। अब इस किस्म के रिमोट एरियाज़ में यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज जो कि कई दफ़ा देखा गया है वो फैकल्टी का है कि आपको बिल्डिंग आप खड़ी कर देते हैं लेकिन आपको फिर पढ़ाने वाले असातिज़ा नहीं मिलते। इसी तरह कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, फिर कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, मसलन 1 लाख लैपटॉप्स। अब ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? एक तरफ तो मुल्क में महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आगे मज़ीद बढ़ेगी। ये जो 11.5% का हदफ वज़ीर ख़जाना ने बयान किया है, ये तो किसी तरह भी समझ में नहीं आता कि ये 11.5% इन्फ्लेशन का टारगेट अगले साल किस तरह मीट होगा, जबकि एनर्जी मिक्स ख़ास तौर पे बिजली, गैस, पेट्रोल को आपने बड़ी एक परसेंटेज से बढ़ा दिया है या बढ़ाने चले हैं। फिर उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर में वेस्टेजेस हैं, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस में जितनी वेस्टेजेस हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियों का जो इन्होंने बयान किया वज़ीर ख़जाना ने कि जी नई गाड़ियों की परचेज़ बैन हो गई, और उसके अलावा कुछ और अखराजात कम हुए गालिबन पेट्रोल के अलाउंसेस में भी कुछ कमी होगी। ये सब की सब चीज़ें दिखावे की बातें हैं, क्योंकि जो ठोस मामला है वो कहीं और है। मसलन लोग ये कहते हैं कि जी PIA का खसारा बार बार जो हुकूमत ने अपने ज़राए से मीट किया है, पिछले 20 साल में जितना PIA को हुकूमतें रकम देती आई हैं, उतनी रकम से शायद एक नई मिड साइज़ की एक एयरलाइन खड़ी हो सकती थी। स्टील मिल्स के बारे में भी यही कहा जाता है कि 2008 में जो सूरत हाल बनी थी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद जो कैफियत हुई कि 14 साल तक आपने उसे फिर उसकी निजकारी नहीं की, तो इतनी आप रकम उस पर ज़ाया कर चुके हैं कि शायद उस रकम से इतने अरसे में आप एक मिड साइज कोई स्टील मिल बना सकते थे। ये वो ठोस मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं जो कि गंभीर मसाइल हैं, पाकिस्तान को दरपेश हैं, जिनके बारे में कोई मूवमेंट बड़ी इस बजट में नहीं लगती। अच्छा, उन्होंने एक जगह पे अनाउंस किया, वो जो K4 प्रोजेक्ट है, ये एक अच्छी इब्तदा है, ख़ास तौर पे हमारे कराची के व्यूअर्स के लिए। ये वो पानी का प्रोजेक्ट है जो कि आज से 11 साल पहले जिसका तखमीना 25 अरब रुपए लगाया गया था, आज लोग कहते हैं कि ये कम से कम भी 150 अरब रुपए का होगा। पानी कराची के लोगों के लिए, क्योंकि पानी का एक बहरान है, तो बहुत ज़रूरी है, था माजी में भी था और अब भी अशद ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की। तो इसमें अभी 20 अरब रुपए का ऐलान वज़ीर ख़जाना ने किया है, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ा 150 अरब रुपए की कितनी, ये कोई 12-13% बनता है, लेकिन कम से कम अगर इब्तदा हो जाए अगले माली साल में तो कोई गाड़ी चलने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो उस पर बातें बहुत हो रही हैं और कराची में ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा बहरान है और एक मुश्किल की जी। ज़ाहिर हुसैन साहब, तो एक तरफ तो सहूलत की बात हो रही है, फिर ये सवाल सभी कर रहे हैं कि जो तबका टैक्स नहीं देता है उसको टैक्स नेट में लाया जाए। तो वज़ीर ख़जाना ने खुद भी कहा कि टैक्स की लीकेज या चोरी 3000 अरब रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म एक टास्क फोर्स बना रहे हैं टैक्स चोरी कम करने के लिए। ये मसला कैसे हल होगा जाहिद साहब? जाहिद हुसैन साहब से हमारा राबता नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। टैक्स नेट बढ़ाने से मुतालिक जो बात है उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि तजवीज़ क्या है, उस पर किस तरह से अमल हो सकता है, और अगर ये टास्क फोर्स बनाई जा रही है तो वो किस तरह से काम करेगी। एप्टिमा के रहनुमा आसिफ इनाम, उनसे हम बात करेंगे। आसिफ साहब, आपकी क्या राय है इस नए बजट पर? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इतना सख्त नहीं है बजट, सहूलत देने की कोशिश की गई और उससे कुछ बेहतरी आ सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है जैसे कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, हमारा टेक्सटाइल से ताल्लुक है, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 13 अरब से ऊपर नहीं गई थी, और जो ये मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है इसमें तकरीबन जो है वो एक टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 21 अरब और ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 31 अरब से क्रॉस कर जाएंगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें जैसे आपको पता है कि जो हमने IPP कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10-20 साल में जो भी किए हैं वो सब बहुत महंगे थे, और उनके महंगे होने की वजह से हम रीजनली अनकम्पिटिटिव थे। तो हमें रीजनली कम्पिटिटिव रेट मिला, तो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंशन हुई, और नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट था वो हमारा 26 बिलियन है। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने भी हमें एश्योरेंस दी है
कि ज़ाहिर बात है जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो इंटरनेशनल प्राइस की वजह से करके वो गैस और बिजली दोनों के जो टैरिफ्स हैं वो इंटरनेशनली कंपैटिटिव देंगे। आज बजट में तो अनाउंस नहीं हुआ, पर होपफुली वो अपनी बात को उसको अगर रख के चलेंगे तो इंशाल्लाह ये हम 26 बिलियन की तरफ भी चले जाएंगे। और दूसरे अगर आप देखें कि IMF ने भी कंडीशन शायद लगाई है जो गर्दिश कर रही है, आई डोंट नो किस हद तक सही है या नहीं, कि चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑडिट किया जाए और उसके बाद उनकी पेमेंट की जाए। तो खाली इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए चाइना का, बल्कि जितने भी है सारे इनको करना चाहिए। और जो टोटल जो लॉस है जो हम गिनते हैं तमाम गवर्नमेंट एंटरप्राइज का 3-3.5 बिलियन है, जो खाली IPP की ओवर पेमेंट है वो $9 बिलियन से ऊपर है, जिसको कभी कोई डिस्कशन में ही नहीं लाता कि जी ये तो मुआहदा हो गया, ये तो एक सुराख हो गया जिसमें से पानी निकलता रहेगा। तो हमें हर तरफ मुल्क को ठीक करने की जरूरत है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो ये हायर टैरिफ रहा है जो अब एड्रेस होने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। जी ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह आम आदमी को रिलीफ देने की बात भी कर रही है हुकूमत, आने वाले महीने में इन्फ्लेशन बहुत बुरे तरीके से हिट करने वाली है, ये बात हम समझते हैं। तो जो इकदाम किए गए हैं, सब्सिडीज़ का जिक्र किया गया है, नौजवानों को कर्ज प्रोग्राम की बात की गई है, उसमें उनको सहूलियात दी जाएंगी और ऐसी अशिया पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कुछ इकदाम हैं। ये काफ़ी समझते हैं आप मौजूदा हालात में जो मुश्किल हालात हैं मुआशी? जी खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम सोहेल साहब आपकी क्या राय है इस पर? जी यही सवाल आपके लिए। रिपीट कर देंगे सवाल प्लीज। जी आपसे ये पूछा था कि जिस तरह अब आगे आने वाले महीनों में जो है इन्फ्लेशन हमें हिट करेगी बहुत बुरी तरह, हम ये समझते हैं, इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार भी है आवाम। लेकिन अब जो हुकूमत ने अनाउंस किए हैं कुछ ऐसे इकदाम जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके, जिसमें नौजवानों को कर्ज दिया जाएगा, ऐसी अशिया पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा जो गरीब लोग या आम तबका इस्तेमाल करता है, सब्सिडीज का जिक्र किया जा रहा है, तो जितना मार्जिन था हुकूमत के पास क्या उसने उसका सही इस्तेमाल किया रिलीफ देने के लिए? देखिए थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिला है, मगर जितनी महंगाई है और जो रोजगार के मौके खत्म हुए जा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, शायद उतना रिलीफ नहीं है, मगर कुछ अटेम्प्ट जरूर है। स्पेशली जो सैलरीड क्लास थी 50,000 पे उनका टैक्स नहीं होता था, 1 लाख पे उनका टैक्स खत्म कर दिया है, तो थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा। मगर आप ये कह दें कि क्या वो जो परेशानी है इन्फ्लेशन की और इकोनॉमिक स्लो डाउन की वो रिलीफ से कंपनसेट होगी, तो मेरे ख्याल में पार्शली तो होगी मगर पूरी नहीं होगी। तो आई थिंक आगे जाके मैंने कहा ना, हालात जब भी सही होंगे जब पाकिस्तान को IMF का लोन मिलेगा, जब रुपए की कदर में इस्तेकाम आएगा, और सबसे बढ़कर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो तेल 125 हो गया है वो 125 से ज्यादा 135-140 हो जाता है, तो हुकूमत जितना भी रिलीफ दे आम आदमी को क्या बल्कि लोअर मिडिल क्लास के लिए भी परेशानी तो बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज है जो सुपर साइकिल कमोडिटी का उसका कंट्रोल किसी के पास भी नहीं है, और अगर वो गिरना शुरू हो जाएंगी और समझिए कि ऑयल $80-90 हो जाएगा तो अवाम के लिए ऑटोमेटिकली रिलीफ आ जाएगा। तो कुछ हद तक कोशिश जरूर की गई है, मगर फिर भी जो महंगाई है और जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसका पेन कह लें या उसका दर्द कह लें, वो अक्रॉस द बोर्ड होगा। जाहिद हुसैन साहब, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया वज़ीर ख़जाना ने कि टैक्स चोरी या टैक्स लीकेज 3,000 अरब रुपए तक पहुंच गई है, और वज़ीर आज़म एक टास्क फोर्स बना रहे हैं टैक्स चोरी कम करने के लिए। किस तरह से ये मसला हल होगा? जी देखें, आज से 15 साल पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में 650 अरब रुपए का टैक्स गैप है और 250 अरब रुपए की टैक्स करप्शन है, और अब वो बढ़ते बढ़ते 3,000 अरब पे हो गई है। अब उसको किस तरीके से ये गवर्नमेंट रिकवर करेगी, और कई ऐलानात हम सुनते रहे हैं कि हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ये है वो है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब ये गवर्नमेंट उसको किस तरह करने जाएगी? आपको याद होगा असद उमर साहब ने भी यही कहा था अपनी पहली बजट तकरीर में कि हम रेवेन्यू का गैप इस तरीके से कवर करेंगे। आई डोंट थिंक ये इस तरीके से पॉसिबल होगा। लेकिन एक चीज जो है, जो मैं समझता हूँ कि POS सिस्टम जो है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, उससे जो बड़े रिटेलर्स हैं उनको नेट में लाने से हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा। दूसरा एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जिसके ऊपर काफी इन्होंने काम कर लिया है FBR ने, उसको करने से भी इनके जो रेवेन्यू लीकेज हैं वो इंशाल्लाह प्लग भी होंगे, और उसमें इनका जो बेस है
वो भी बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि अब आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से एफबीआर ने अपने आप को प्रिपेयर किया है, उससे मुझे लगता है कि अब ये इनकी चीजें जो है ज्यादा प्रोफेशनल भी होंगी, उसमें लोगों का किरदार भी कम होगा, उसमें हैरेसमेंट भी कम होगी, और वो एक सिस्टम के ऊपर मुझे लगता है जाएंगे। दूसरी बात, जो बिजली की अभी बात हो रही थी, हमारे यहाँ तकरीबन 300 अरब रुपए की बिजली सालाना चोरी होती है, और 300 अरब रुपए की बिजली हमारी लाइन लॉसेज में जाया होती है। 600 अरब रुपया तो यही हम लॉस करते हैं। दूसरे, ये जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज हैं, इसमें भी तकरीबन 600-700 अरब रुपया हम साल का जाया करते हैं। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम प्लग कर लें, तो मैंने इसका टोटल किया था, ये कोई 20 अरब डॉलर बनते हैं साल के। ये वो पैसे हैं जो हम कमाने के बाद जाया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टैक्स देते हैं, मैं चोरी करता हूँ, तो आप तो टैक्स दे रहे हैं ना। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट बिजली मंगाती है, अपना ऑयल मंगाती है, बिजली बनाती है, हम लोग चोरी कर जाते हैं। तो ये वो चीज है कि जो लोग टैक्स भी दे रहे हैं और उसमें चीजें बन भी रही हैं, लेकिन वो चीजें पिलफर हो रही हैं। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिसको अगर हम प्लग कर लें, तो 20 अरब डॉलर की तो हमें सिर्फ इन्हीं चीजों से, यानी गवर्नेंस के जरिए और मैनेजमेंट के जरिए, एनफोर्समेंट के जरिए हम ये चीजें सही कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो एनफोर्समेंट जो है वो कोर्सिव ना हो, वो लोगों को हरासमेंट करके ना की जाए, बल्कि एक सिस्टम और एक मैकेनिज्म के जरिए की जाए। ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत सारे मुआशी तज्जियाकार लिखते भी हैं 3 C's के बारे में, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, कोविड है, और फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया रशिया और यूक्रेन का, इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट है मईशत पर मुख्तलिफ ममालिक की। तो क्या हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करने होंगे? जैसे क्रिप्टो करेंसी पे बात की जाती है, IT के शोबे की बात की जाती है, जिसके लिए 70 अरब रुपए मुख्तस भी किए गए हैं। मजीद ऐसे क्या एवेन्यूज के बारे में हम सोच सकते हैं अपनी मईशत को सहारा देने के लिए? देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ग्रोथ जब आती है तो टैक्सेस जो है उसके साथ रेज होते हैं और कैपिटल बिल्ड होता है, और टैक्सेस को कम किया जाता है ताकि इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो सबके लिए बेनिफिशियरी होती है, सारे सेक्टर्स के लिए बेहतर होता है, और वो सारे सेक्टर्स को ग्रो करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, और फिर दोबारा से जो है वो ग्रोथ को जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो इस तरह के सेक्टर्स हैं जिसमें ये हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा था शुरू में ही बिफोर बजट स्पीच, के टोबैको से लेकर शुगर इंडस्ट्री से लेकर इस तरह के अनहेल्दी जो एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, इस पे टैक्सेशन को ऐसे से बढ़ाया जा सकता है, और उसके साथ साथ यहाँ से टैक्स को लेके हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जो है रूट किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, टोबैको पे अगर आप ये टैक्सेस जो है 150 से 200 अरब की बात हुई भी है कि 150 से लेकर 200 अरब रुपए तक का टैक्स जो अचीव होगा, जो पिछले साल के मुकाबले में 25% ज्यादा होगा, तो इसको मजीद बढ़ाना चाहिए, ताकि एक तो टोबैको का जितना फुटप्रिंट है वो कम हो, और वहां से टैक्स हम आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। आप ये देखें कि 4 से 5 रुपए अगर आप टोबैको सिगरेट पे इनफैक्ट टैक्स लगाते हैं, तो 300-350 अरब आपको अचीव हो सकता है, इवन आपको 250 अरब भी अचीव होता है, और जो है वो कंजम्पशन जो है आपकी ग्रे एरिया में भी चली जाती है, स्टिल आपके पास अच्छा खासा रिसोर्स यहाँ से आ सकता है, और वो एंटी इन्फ्लेशनरी होता है, इन्फ्लेशन का भी इस पर फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक बताता हूँ, पिछले 4 सालों में फूड इन्फ्लेशन तकरीबन डबल हुई है। 4 सालों में फूड इन्फ्लेशन, यानी कि खाने पीने की अशिया की कीमतें डबल हो गई, बस सिगरेट की प्राइस वहीं की वहीं रही। सिगरेट की प्राइस का मतलब यह है वहीं रहने का, इफेक्टिवली एक्चुअली कम हो गई प्राइस, जो कि आपको सिगरेट ज्यादा जो है वो कंजम्पशन जो है वो होने में जो है वो उसने किरदार अदा किया। तो मैं जो दूसरे एरियाज हैं, डिजिटल एसेट्स की आप बात कर रही हैं, बहुत बड़ा एरिया है वो, उनको अभी से हम टैक्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो पहले आप इस इकोनॉमी में बिल्ड करें, इस इकोनॉमी में इंटीग्रेट करें, इस यंग पॉपुलेशन को, टैक्स सेवी पॉपुलेशन को आप कंसोलिडेट। आप ये देखें कि मोबाइल फोन्स पे टैक्स की बात होती है, इंपोर्टेड फोन्स को जो है, मोबाइल फोन्स को जो है उस पर टैक्स की बात हो रही है, लैपटॉप्स पे टैक्स की बात हो रही है। एक तरफ हम पॉलिसी ये कहते हैं कि लैपटॉप्स को, मोबाइल फोन्स को, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने गैजेट्स हैं, जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने जो है वो आलाकार हैं, उनको आप जो है रोक दें, या उन पे आप ड्यूटीज लगा दें, या उनको आप ना आने दें। दूसरी तरफ आप लैपटॉप्स को जो है गिफ्ट कर देंगे। तो ये पॉलिसी में जो कोहेरेंस है ना, ये नहीं है। पॉलिसी में कोहेरेंस होनी चाहिए कि एक तरफ आप पॉलिसी इतनी अच्छी करें कि लैपटॉप सबके लिए अवेलेबल हो, ना कि ये कि लैपटॉप को आप गिफ्ट कर दें और उसको प्रिविलेज बना दें, उसको आप डिजर्विंग को जो है ना हैंड्स ऑन होते हैं। आपको पता है इंटरनेट इस वक्त दुनिया की बेसिक कमोडिटी है, जहाँ खाना पीना बेसिक कमोडिटी है, शेल्टर बेसिक कमोडिटी है, वहाँ इस वक्त इंटरनेट जो है बेसिक आपकी नीड हो सकती है। इंटरनेट को हमने आज भी महंगा किया हुआ है, क्यों नहीं हम इंटरनेट को सस्ता करते हैं, 4G फोन्स की जो है वो असेंबलिंग को जो है इनकरेज करते हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे R&D के फैसिलिटीज के लिए जो है वो फंड्स मुहैया करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ये सारे एरियाज हम करेंगे, आप देखेंगे टैक्स पे इकट्ठा होगा, ग्रोथ भी होगी, और ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को जो है वो आपको पोटेंशियल भी अचीव होगा। ठीक है आसिफ इनाम साहब, आपने कुछ अच्छी बातें की थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, लेकिन जो
दरामदात का हदफ है, यानी हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसका 65 अरब 60 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया है हदफ, जो दस्तावेज सामने आई थी बजट पेश होने से पहले। ये हम कैसे कम कर सकेंगे कि हम इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो पाकिस्तान से? ये देखिए, जो 4 साल में तकरीबन जो पॉलिसी रही है ना, उसमें खासी लग्जरी आइटम वगैरह को डिस्करेज किया गया था थ्रू आरडीज। तकरीबन 1000 आइटम पे सब्सटेंशियल आरडीज लग के उनका इकोसिस्टम ही खत्म किया गया। तो बहुत सारे जो सुपरफ्लूस आइटम आते थे वो खत्म हो गए। तो अब तो हमारी बेसिक कमोडिटीज ही हैं। अब जैसे व्हीट की प्राइस भाई कह रहे हैं फूड इन्फ्लेशन, तो फूड कमोडिटीज की प्राइस इंटरनेशनली 3 गुना बढ़ गई। तो वो तो इन्फ्लेशन आएगी और रहेगी जब तक इंटरनेशनल प्राइसेस कूल डाउन नहीं हो जाती। उसकी वजह यह है कि एक मुल्क, मतलब टोटल जो है वो G7 इकोनॉमीज ने $10 ट्रिलियन छापा है। तो वो $10 ट्रिलियन आप समझ लें कि कितने पाकिस्तान के बराबर है। जब इतने पैसे दुनिया में फ्लोट हुए, आज खुद यूएस का नंबर जो है वो 8.5% के करीब आया है इन्फ्लेशन का, जबकि उनका इंटरेस्ट रेट हार्डली 1% है। तो वो नेगेटिव 7.5 यील्ड पे खड़े हैं, जबकि हमारा अगर आप इन्फ्लेशन से कंपेयर करें इंटरेस्ट रेट, तो हमारा तकरीबन नेगेटिव नहीं तो 0 तो है। तो हम ऑलरेडी पिस गए इस चक्कर में, गलती किसी और की है और भुगत पूरी दुनिया रही है। तो बारह कैफ अब इन चीज़ों को तो देखना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि 6-8 महीने से पहले ये कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हो, बल्कि शायद ब्लो ऑफ टॉप आए कि पहले और ऊपर जाएं और फिर जाके उनकी डिमांड डिस्ट्रक्शन हो और फिर वो नीचे आए। ज़्यादातर लोगों को तो ख्याल है कि अभी इसमें मजीद रूम है ऊपर जाने का। फरहान बुखारी साहब, जैसे महंगाई की बात करें, उसकी शरह बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन पे हिट करेगी, तो ये जो हुकूमती इक़दामात हैं जिनमें से एक ये है कि 40,000 से कम जिनकी सैलरी है या कमाते हैं उनके लिए 2,000 रुपये का स्टाइपेंड का ऐलान किया गया था। ये तो फिर इन हालात में ऊंट के मुंह में ज़ेरे के बराबर है। जी, कुछ ऐसा ही है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि मुझे मजमूई तौर पे इस बजट में जो थोड़ी सी मायूसी हुई देख के, वो ये कि जिस किस्म के ठोस इक़दामात की ज़रूरत थी वो मुझे नज़र नहीं आए अब। और ये एक ऐसी, जैसे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हुकूमत के पास ज़्यादा अरसा नहीं है, तो कोई बड़े इक़दामात ऐसे करते, एक बहरान की कैफियत से पाकिस्तान दो चार है, उस बहरान के मुताबिक फ़ैसले करते तो शायद इसके असरात बेहतर होते, लेकिन वो नज़र नहीं आया। और जो फूड इन्फ्लेशन की आप बात कर रही हैं, ये गुज़श्ता चंद साल से मामला चला आ रहा है। इसके यानी इसके जवाब में या इसका तदारक करने के लिए जो हुकूमत ने ज़राअत के हवाले से भी जो ऐलानात किए आज के बजट में, वो आम किसान के तो बिल्कुल सर पे से गुज़रने वाली बात है। क्योंकि ये जो इंसेंटिव्स हैं सीड्स के लिए या ट्रैक्टर्स के लिए या और चीज़ों के लिए, इंपोर्टेड गुड्स के लिए, कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई हुकूमत अनाउंस नहीं कर रही, माजी में भी हो चुका है। उसके नतीजे में आपको शायद कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे मिल जाएं, कुछ एंटरप्राइजिंग लोग मिल जाएं जहाँ पे जिनके जो कि मिल के हो सकता है या इंडिविजुअली मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मॉडल प्रोजेक्ट्स सेटअप करें। लेकिन मजमूई तौर पे अगर आपको ज़रई मईशत को बेहतर करना है तो फिर आपको बहुत से और ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। आपके मजमूई तौर पे जो इदारे हैं, ख़ास तौर पे चावल और गंदम जैसी बड़ी कलीदी अजनास हैं, उनकी तहकीक के लिए वो ख़ासे इस वक्त पसमानदगी का शिकार हैं। एक ज़माने में कॉटन रिसर्च के लिए बेहतर इदारे मुल्तान में काम करते थे, अब लोग उनके बारे में भी शिकायत करते हैं। ट्रैक्टर सिर्फ एक पीस ऑफ इक्विपमेंट तो है ही है, उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के आज दुनिया भर में इम्प्लीमेंट्स हैं, उसके साथ औज़ार हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो इंपोर्ट तो हो सकते हैं कई चीज़ें, लेकिन आपको डोमेस्टिकली बना के और उन्हें अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है ताकि आम किसान ख़रीद सके। उस पर कोई काम नहीं हुआ। और चूँकि ज़राअत आपका एक शोबा डेवोल्यूशन के नतीजे में ये ज़राअत से रिलेटेड जो इससे मुंसलिक जो फंक्शंस हैं वो सूबों के पास हैं, जब से ये डेवोल्यूशन हुई है तो इसके नतीजे में जो जिस किस्म का फोकस होना चाहिए था वो माजी के मुकाबले में कम हो गया। फिर प्राइस कंट्रोल्स आपके नहीं हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस किस्म की फ़ाल हुकूमतें होती थीं माजी में एक लंबा अर्सा पहले, वैसी आज नहीं है। तो इसलिए मुख्तलिफ़ शहरों में, छोटे शहरों में भी और देहाती इलाकों में, मंडियों में जो इतलात आती हैं वहाँ पे लोकल कार्टेल्स बने हुए हैं कि जो मिल के
मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्राइस कंट्रोल करते हैं, और अगर ईमानदारी से किसी चीज़ का यानी किसी एक जिन्स की कीमत 10% बढ़नी चाहिए तो वो आपस में कुछ लोग मिल के 20, 25, 30% उसका इजाफ़ा कर देते हैं। ऐसी मिसालें सामने आई हैं। और हुकूमत चाहे वफाकी सतह पे हो या सूबाई सतह पे हो, उसका कोई अभी तक तदारक नहीं कर सकी। कोई ऐसा मेकनिज़म पाकिस्तान में अभी तक नहीं लाया जा सका जिसके नतीजे में, जिसके ज़रिए से इन मसाइल का हर हल हो। तो जी ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फरहान बुखारी साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, एक तो हम कुछ देर पहले जब बजट पेश होने से पहले बात कर रहे थे चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन अली हुसैन साहब से, उन्होंने कहा कि जो बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं उनको तो टैक्स हॉलिडे दे देनी चाहिए 10 बरस की, और फिर ये कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट अगर इतना रहेगा तो कारोबार नहीं हो सकेगा, पैसा फिर मईशत में नहीं लगेगा। अगर इंटरेस्ट रेट ये रहा तो वो हुकूमत को फौरन कम करना होगा। ऐसा मुमकिन है क्या? देखिए, आपका जो दूसरा इंटरेस्ट रेट का, अब मैं सुन रहा था मेरे एक साथी कह रहे थे कि अमेरिका में या दूसरी जगहों पे 8% इन्फ्लेशन है और 1% इंटरेस्ट रेट है। लेकिन वो पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन हो सकता है, बांग्लादेश में भी यही है, बहुत से और ममालिक में भी है। बट उसके लिए आपको आपके मसल्स अच्छे होने चाहिए। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पाकिस्तान का $10 बिलियन है, अगर आज वो $40-50 बिलियन होता तो पाकिस्तान ये कर सकता था। पाकिस्तान का पिछले 4-5 साल से फिस्कल डेफिसिट 7-8% ऑफ GDP है। अगर वो 3-4% हो सकता तो पाकिस्तान भी कर सकता था। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी हालात को देखने पड़ता है, और हालात ऐसे हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाना पड़ता है जो किसी को पसंद नहीं होता, ताकि डिमांड कर्टेल हो, ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो, ताकि इम्पोर्ट्स कम हो। दूसरी जानिब है कि ये एक्सपोर्ट्स को लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री कर दिया जाए। देखिए, एक्सपोर्ट्स वैसे ही पाकिस्तान में उस पर टैक्स रेट कम है। एक्सपोर्ट्स को दूसरी सहूलतें भी दी जाती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस टेक्सटाइल को जो गैस दी जा रही है, हम LNG इंपोर्ट करते हैं $25 की, उनको $6-7 की मिलती है। तो वो सपोर्ट बिल्कुल करनी चाहिए, मगर ये बैलेंस ये करना चाहिए कि क्या वो सपोर्ट या वो नुकसान या वो सब्सिडी जो हम एक्सपोर्ट के लिए देते हैं तो उसका बोझ कौन उठाएगा? क्या उसका बोझ उठाने वाला दब तो नहीं जाएगा? तो मेरे ख्याल में हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारी ये स्ट्रेटजी पिछले 20 साल से तो काम नहीं कर रही। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, जितना आपने कहा वियतनाम की बढ़ी हैं, जितना बांग्लादेश की बढ़ी हैं, जितनी इंडिया की बढ़ी हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा सब्सिडी दे के एक्सपोर्ट्स बढ़ाना क्या मुल्क के मफाद में है कि नहीं। एक और सेक्टर है जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे। देखिए, अगर हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं $20 बिलियन की, तो उसका 8-10 बिलियन या 6 बिलियन 12 बिलियन का रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी होता है। तो नेट एक्सपोर्ट आपकी 20 से काफी कम होती हैं। IT एक्सपोर्ट्स ऐसी है या फ्रीलांसर है जिसकी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी हम जो यहाँ पे लोग हैं उनका जो दिमाग है या उनकी जो मेहनत है उसका वो जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 100% प्योर होती हैं। अगर आज IT की एक्सपोर्ट $3 बिलियन या $2.5 बिलियन है तो उसका कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो मुझसे अगर आप पूछें तो अगर हमें सब्सिडी देनी है, हमें टैक्स ब्रेक देना है, हमें सहूलत देनी है, तो सर्विसेज पे दें, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज पे दें, जिसमें IT बहुत जरूर इम्पोर्टेंट है। इंडिया में हर $3 की जो एक्सपोर्ट होती है गुड्स की, उसके अगेंस्ट 2 बिलियन की IT की एक्सपोर्ट होती है। और पाकिस्तान का ये रेशो 10:1 है, यानी अगर हम 30 अरब की या 25 अरब की एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स की, तो सर्विसेज का बहुत ही कम है, कोई 10-20% है। तो मुझसे आप पूछें तो मेरे ख्याल में हमें ज्यादा टैक्स ब्रेक्स, ज्यादा सब्सिडी, ज्यादा सपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को करना चाहिए। ये बड़ी आपने अहम बात की है जाहिद साहब। अपने ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान गैप है, इसको कम करने के लिए ये जिस तरह सुहेल साहब ने कहा है, बड़ा ज़रूरी है कि आप उन एक्सपोर्ट्स पर फोकस करें जिसके लिए आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना करना पड़े, तो सर्विसेज पर सब्सिडी दें। आप क्या कहेंगे? जी, इसमें आई वुड लाइक टू से समथिंग के जो इन्होंने डेटा दिया है ना कि हेलो जी 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 मैं बात करूं? जाहिद साहब आप बात कर लीजिए, आसिफ साहब फिर आपको मौका दे जी 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 बेहतर। जी देखें, बात यह है कि इस वक्त हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमने इस साल तकरीबन $10 अरब के फूड आइटम्स इंपोर्ट किए हैं। $2 अरब की हमने सिर्फ कॉटन इंपोर्ट की है, $4 अरब की गाड़ियां इंपोर्ट की हैं, और $4.5 अरब का हमने पाम ऑयल इंपोर्ट किया है, और $4.5 अरब की हमने फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट की है। ये मैंने मोटी मोटी चीजें बताई हैं। अगर इन चीजों को अगर हम सामने रखें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से कह रही है कि अगले साल हम 75 की बजाय $62 अरब के इंपोर्ट्स करेंगे। तो जाहिर है कि अगर आप अपने फूड आइटम्स भी खुद नहीं बना सकते या खुद नहीं पैदा कर सकते
है तो इसका मतलब आपकी मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है। आपने बीज नहीं दिए, आपने पानी नहीं दिया, आपने फर्टिलाइजर नहीं दी, तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा कि आपने तकरीबन 10 अरब डॉलर के फूड आइटम्स इंपोर्ट कर लिए। इसी तरीके से आपने कॉटन पॉलिसी सही नहीं बनाई। फखर इमाम साहब ने मुझे खुद कहा था कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जाता हूँ, मेरी बात नहीं सुनते। अदरवाइज वो कॉटन के जिस तरह से वो एक्सपर्ट हैं, अगर उनकी बात पे ध्यान दिया जाता तो मैं समझता हूँ कॉटन का क्राइसिस जो 3-4 साल से हमारे मुल्क में चल रहा है वो ना होता और हमें कॉटन हर साल इंपोर्ट ना करना पड़ती। तो मैं समझता हूं कि अगर हम इन चीजों को सही तरीके से गवर्नेंस करेंगे, बीज देंगे, खाद देंगे, पानी देंगे, जमीन देंगे, तो उसके नतीजे में हमारी ये चीजें जो हैं ये सही हो जाएंगे। असल इश्यूज हमारे गवर्नेंस के हैं। तो ये जो गैप है हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ये दो तरीके से कम हो सकता है ना। एक तो है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं और दूसरी बात यह है कि आप इंपोर्ट गैर जरूरी कम करें। इस साल मैं एक चीज भूल गया कि 4 अरब डॉलर की हमने गाड़ियां भी मंगवाई हैं। तो ये चीजें जो हैं हमने सिर्फ ग्रोथ दिखाने के लिए 6% की हमने इस तरीके से लेविश इंपोर्ट्स की हैं, जिसकी वजह से हमें इस वक्त आके करंट अकाउंट डेफिसिट का और खसारे का सामना करना पड़ा। तो ये चीजें अगले साल मैं समझता हूँ कि अगर इसकी गवर्नेंस ठीक होगी, चीजें ठीक होंगी, प्रायोरिटीज ठीक होंगी, तो ये चीजें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है और मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है कि अगले साल ये चीजें इंशाल्लाह ठीक होती नजर आएंगी। और ये जो लैपटॉप की बात हो रही थी अभी, मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूं कि जो आज से 5 साल पहले तक 1 लाख रुपया महीना भी नहीं कमा रहे थे, मगर अब लिटरेसी की वजह से और अवेयरनेस की वजह से, आईटी की नॉलेज की वजह से बेशुमार लोगों को मैं जानता हूं कि जो इस वक्त 50-50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं आईटी की सर्विसेज रेंडर करके। तो ये अगर हम लैपटॉप इसी तरीके से लोगों को देंगे तो लोग हमारे जो हैं वो बड़ी तेजी से इस तरफ इंक्लाइन होंगे और हमारे स्टार्टअप्स जो है ये एक ऐसा पोटेंशियल है कि इससे हमारे मुल्क में इनकलाब आ सकता है। इसलिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट तो कुछ होती नहीं, लेकिन उनकी अर्निंग जो है वो डॉलर्स में होती है। तो हमें चाहिए कि स्टार्टअप्स को मजीद प्रमोट करें, जैसे इन्होंने 5-5 लाख रुपए के कर्जे की भी अभी बात की है। प्लस हमें उनको अवेयरनेस दें, उनको आईटी की नॉलेज दें और उनको एनवायरनमेंट दें। अभी हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको पेपैल के जरिए बाहर से पेमेंट अपनी लाने में भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे तो आप ठीक है जाहिद साहब, बहुत अच्छी आपकी तजवीज़ है। तमाम मेहमानों से बात हो रही थी हमारी, अपनी अपनी आरा उन्होंने सामने रखी, तज्जिया किया उन्होंने पेश होने वाले बजट का।